नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 29 ऑफ द अप्रैल 2025 और जैसा कि आपको पता है हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 29 ऑफ द अप्रैल 2025। अगर देखा जाए तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज ऐसा कोई इंपॉर्टेंट डे है नहीं। तो चलते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर। तो आप सभी ने देखा होगा, चाहे आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो, हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज के ऊपर ये न्यूज़ आपको जरूर देखने को मिली होगी। क्या है तो समझना, अभी हमने फ्रांस के साथ जो हमारे रफाल है या राफेल जिसको कहा जाता है उसकी डील को साइन कर लिया है। कितने रुपए की डील की गई है? तो याद रखना ये डील की गई है 64,000 करोड़ रुपीस में। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे आगे। हमारे यहाँ पर एक डिपार्टमेंट है सीप्री। ठीक है, वो सीप्री क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। वो ये बताता है किसने कितने डिफेंस के वेपन्स वगैरह खरीदे ना, कितनी शांति मेंटेन है दुनिया में, उसके लिए सीप्री डिपार्टमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। तो सिमिलरली याद रखना हमने अभी क्या किया, क्यों खरीद रहे हैं हम हथियार? बताओ क्यों खरीदते हैं हम लोग हथियार? ताकि दुश्मन को ये पता रहे कि भाई हमारे पास भी है, हमारे पास भी वेपन्स हैं। तो बस अपनी पावर शो करने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ शो करने के लिए हमने क्या किया, इंडियन नेवी के लिए 26 राफेल किससे खरीदे हैं? फ्रांस से। तो आपसे सिंपल वन लाइनर में पूछेगा, वन लाइन के क्वेश्चन होते हैं, समझना कि राफेल कहां से लिया गया? फ्रांस से लिया गया। कितने लिए गए इस बार? 26। कितने रुपए में डील होती है? 64,000 करोड़ रुपीस में। लेकिन ये आएगा कब तक? तो याद रखना 2030 तक ये जो आपकी सप्लाई है ये पूरी हो पाएगी। 2028 के आसपास ये आपको डिलीवरी देना शुरू कर देंगे और पूरे के पूरे 26 जो राफेल है वो लगभग आपको 2030 तक मिल जाएंगे। लेकिन हमारी नेवी के अंदर आपने पढ़ा होगा, जब हमने डीआरडीओ पढ़ा था, जैसे डीआरडीओ करता क्या? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये डीआरडीओ बना कब होता है? तो डीआरडीओ की फॉर्मेशन कब हुई होती है? 1 जनवरी 1958 में। और डीआरडीओ जैसे मैंने कहा, एक होती है आर्मी, ठीक है, एक होती है एयरफोर्स और एक होती है मेरे पास कौन सी? नेवी। तो इन सभी के वेपन से ये बनाने का काम करता है। जैसे आर्मी में तुम्हें क्या चाहिए? टैंक चाहिए। कौन बनाएगा? डीआरडीओ बनाएगा। बेशक किसी दूसरे देश के साथ कोलैबोरेट करके बनाए, वो बाद की बात है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि एयरफोर्स में क्या चाहिए? तो मुझे फाइटर प्लेन चाहिए, जैसे सुखोई, मिराज, है ना, ये सब हम पढ़ते हैं। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए? तो हेलीकॉप्टर चाहिए। तो आपने प्रचंड हेलीकॉप्टर पढ़ा होगा, प्रोजेक्ट प्रचंड लास्ट ईयर आया था। ठीक है, ऐसे जैसे MI-17 बहुत सारे हेलीकॉप्टर बने हुए हैं। ठीक है, नेवी में मुझे क्या चाहिए? तो नेवी में मुझे फ्रिगेट्स चाहिए, मुझे एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए। तो इंडिया के पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं? तो ध्यान रखना 2 एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया के पास। एक 2013 में हमने कहां से लिया था? रशिया से, विक्रमादित्य। कौन सा? विक्रमादित्य 2013 में रशिया से लिया था। दूसरा कौन सा हमारे पास? विक्रांत, जो हमने खुद बनाया है। ठीक है, तो 2 हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो बात ये है, मैं इसलिए ये सब समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर ये बेसिकली चलता फिरता एक कह सकता हूं बैटल ग्राउंड होता है ना, पानी के अंदर। इसके अंदर आर्मी, एयरफोर्स सब आप रख सकते हो ना, और एक साथ कहीं भी जा सकते हो अगर कहीं पर आपको अटैक करना हो। तो एक चलता फिरता अपनी ओशियंस में पावर शो करने का एक तरीका है। जैसे चाइना के पास 3 है, हमारे पास 2 है। बात समझ में आ रही है? तो होता क्या है, हमने जो राफेल लिए ना, ये किससे कंपैटिबल है? तो याद रखना आपके एयरक्राफ्ट कैरियर से। ठीक है, तो उस हिसाब से इनको बनाया गया है ताकि वो वहां पर भी यूज किए जा सके। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना। और किस किस के बीच में ये एग्रीमेंट है? तो याद रखना इंडियन गवर्नमेंट और फ्रांस की सरकार के बीच में एग्रीमेंट बनाया गया है। बनाती कौन है राफेल को? तो याद रखना राफेल इज कंस्ट्रक्टेड बाय, कौन बनाता है? डसोल्ट एविएशन। और डसोल्ट एविएशन क्या है? तो याद रखना फ्रांस की क्या एक एरोस्पेस कंपनी है। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। दिस एग्रीमेंट वाज साइंड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, और वहां से मिनिस्टर ऑफ आर्मड फोर्सेस ऑफ फ्रांस कौन है? सेबास्टियन लेकॉर्नो। तो याद रखना किस किस के बीच हुआ है, तो इन दोनों का नाम भी आप याद रखना। ठीक है, सिंपल वन लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखना है। ठीक है, हाँ, थोड़ा बहुत आपने डीआरडीओ पढ़ा होगा तो आप डीआरडीओ वाले हैंड आउट में ले जाकर इसको लगा लेना। ठीक है, इतनी सी न्यूज है।
उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, कैसा है, इसके रोल क्या है, तो याद रखना सिंगल सीट फाइटर एयरक्राफ्ट विद एडवांस एवियोनिक्स एंड AES से रडार, ठीक है, कैपेबल ऑफ डीप स्ट्राइक्स, एयर डिफेंस, ठीक है, मैरीटाइम ऑपरेशंस, हैवियर एयरफ्रेम ड्यू टू एडिशनल रीएनफोर्समेंट। कितनी स्पीड से चलता है, तो याद रखना 1.8 मैक इज द मैक्सिमम स्पीड। याद रखना ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो कितनी है, तो इसकी मैक्सिमम स्पीड है 1.1 मैक। और मैक को हम क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ द साउंड। याद रखना जो स्पीड ऑफ द साउंड है या साउंड की जो स्पीड है वो किस में मेजर की जाती है, मैक में। जैसे आपने एक नाम सुना होगा ब्रह्मोस, ठीक है, ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस बेसिकली कैसी मिसाइल है, तो देखो ब्रह्मोस 2 नदियों के नाम से मिलकर बना है। इंडिया की कौन सी, ब्रह्मपुत्रा, और आपकी रशिया की जो नदी है, रिवर है कौन सी, मॉस्को। तो रशिया की मॉस्को और हमारी ब्रह्मपुत्रा दोनों के नाम को मिलाकर क्या बना दिया, ब्रह्मोस। और ये 2001 में बनाई गई थी, दोनों देशों के बीच का एक क्या था, कोलैबोरेशन था। समझ में आ रही बात। तो वो जो आपका ब्रह्मोस है बेसिकली वो 2.5 मैक की स्पीड से चलती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, सुपरसोनिक मिसाइल, ठीक है। तो ये कितनी स्पीड से चल रहा है, 1.1 मैक की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी है, 1.8 मैक, उसके कंपेयर में करके आप याद कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। पोक्सो केसेस कैन बी क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेटलमेंट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, हाई कोर्ट। देखो हुआ क्या, समझना, हमारी जो हाई कोर्ट है, केरला हाई कोर्ट, उसने एक डिसीजन दिया है। हुआ क्या समझना, हमारे यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूं कि एज ऑफ कंसेंट किसे माना जाता है, तो एज ऑफ कंसेंट जो है या मैरिज एज जो है वो लड़की की कितनी मानी जाती है, 18 साल, ठीक है, और लड़के की कितनी मानी जाती है, 21 ईयर, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर वो बिलो 18 ईयर है, अगर वो 18 साल से कम है, तो उसे क्या माना जाता है, माइनर माना जाता है, ठीक है। तो 18 साल से कम उम्र के जो भी बच्चे हैं उनके साथ किसी भी तरह का अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, उनके साथ किसी भी तरह की अगर कोई ऐसा सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, तो याद रखना ये जो एक्ट है ये जेंडर न्यूट्रल है ना। तो उन बच्चों को उन हैरेसमेंट से बचाने के लिए 2012 के अंदर, 2012 के अंदर एक एक्ट लाया गया जिसका नाम था पॉक्सो। क्या नाम था, पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ठीक है। तो आपसे पूछेगा पॉक्सो वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2012। अब याद रखना ये जो एक्ट है ना ये जेंडर न्यूट्रल है बेसिकली, ठीक है। और इसके अंदर मैंने शायद इसको कुछ दिन पहले भी पढ़ाया था कि इसमें ये कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी को ये बात पता चलती है कि किसी के साथ पॉक्सो केस के अंडर में, पॉक्सो रूल्स के अंडर में कोई एक्टिविटी होती है, जैसे मान लो किसी के साथ रेप हुआ, ठीक है, या कोई जो लड़की वो प्रेग्नेंट हो जाती है और वो 17 साल की अभी पॉक्सो के अंडर में आती है, लेकिन अगर उसके घर वाले, अगर डॉक्टर, अगर उसके मेंटोर्स है ना, टीचर्स, कोई भी अगर इस बात को छुपाने की कोशिश करता है और वो बात अगर बाद में बाहर निकल के आती है, तो उस केस में वो लोग भी पनिशेबल है, उनको भी पनिश किया जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था। अब उसी सीक्वेंस में एक और जजमेंट आता है केरला हाई कोर्ट का, और वो जजमेंट ये कहता है कि पॉक्सो केसेस कैन बी क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेटलमेंट इन द सर्टेन सर्कमस्टांसेस। देखो दो पहलू हैं इस चीज के, समझना बहुत ध्यान से। मैंने कहा कि मान लो किसी के साथ रेप हुआ, ठीक है, और जब रेप हुआ तो कहा गया कि काम करो, इस लड़की की शादी इसी लड़के से करवा देते हैं। तो देखो इसके दो पहलू है, आपने उस लड़की का रेप हुआ है, आपने उसकी शादी उसी लड़के से करवा दी है। अब जिंदगी भर वो उस ट्रॉमा से नहीं निकल पाएगी, ठीक है। हो सकता है कि उसका आगे भी रेप ही होता रहे, तो बहुत सारे चांसेस बनते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है ना। दूसरी तरफ पॉक्सो में क्या कहा गया, समझना ये कैसे समझा रहा है, क्या जजमेंट है। हुआ क्या, मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो कि कोई लड़की है, ठीक है, और उस लड़की की एज है मान लो फॉर एग्जांपल 16 साल, ठीक है, पॉक्सो में आ गई, 18 से कम है। और मान लो कोई लड़का है, उस लड़के की एज है मान लो फॉर एग्जांपल आपके 20 साल, ठीक है, और इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप बनते हैं, और मान लो ये लड़की जो है ये प्रेग्नेंट हो जाती, या मान लो इस लड़की का रेप हुआ और ये लड़की ने के घर वालों ने इसके ऊपर, इस लड़की के ऊपर केस कर दिया। अब समझना केस चलते चलते इसको सजा पड़ गई, और केस चलते चलते हो गया 7 साल, ठीक है, या मान लो 6 साल हो गए। तो 6 साल बाद इस लड़की की एज कितनी हो गई, 22 साल, ठीक है, 22, और इस लड़की की एज कितनी होगी, 26, इतना ही हुआ होगा। अब मान लो अगर इस लड़की के घर वाले कहते हैं
कि हमने इस लड़की के घर वालों से सेटलमेंट कर लिया है और हम इन दोनों की शादी करवाना चाहते हैं, तो उस केस में सेटलमेंट के बाद, समझना, उस शादी के बाद क्या होगा, उस लड़के के ऊपर जो पोक्सो का केस लगा था वो क्या हो जाएगा, सेटल कर दिया जाएगा, उसको केस से बरी कर दिया जाएगा। ऐसा किसने कहा, केरला हाई कोर्ट ने। तो याद रखना, अलग अलग हाई कोर्ट्स अलग अलग डिसीजन देते रहते हैं, बाद में इसके कुछ प्लस पॉइंट होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट होते हैं। नेगेटिव पॉइंट मैंने बता दिए है ना स्टार्टिंग में, कि अगर रेप होता है बाद में उसी से शादी कर दी जाती है तो वो चीज़ हो सकती है, ठीक है, लेकिन बाद में उसके साथ अगर एग्रीमेंट हो चुका है तो आप उसको फ्री भी कर सकते हो। तो एक नया डिसीजन हमें देखने को मिला, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी पोक्सो क्या होता है ये आप लोग जानते ही हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। The post of डिप्टी स्पीकर इज नॉट सिंबॉलिक और ऑप्शनल। देखो समझना, बहुत अच्छा टॉपिक है ये समझने के लिए, है ना। होता क्या है, जब पहली बार, समझना, जब पहली बार हमारे यहाँ पे पहली बार जब इलेक्शन होते हैं, फर्स्ट जनरल इलेक्शन, ठीक है, फर्स्ट जनरल इलेक्शन, आम चुनाव जो हुए थे वो कब स्टार्ट हुए थे, अक्टूबर 1951 से स्टार्ट हुए थे और फरवरी 1952 तक वो चले थे। अब होता क्या है उसके अंदर कि जब ये चले तो उसके बाद आपने पढ़ा होगा कि फर्स्ट टाइम जो आपकी लोकसभा, ठीक है, और आपकी जो राज्यसभा है, तो राज्यसभा पहली बार कब बैठती है, 3 अप्रैल 1952 को बैठी, ठीक है। आपकी लोकसभा पहली बार 17 अप्रैल 1952 को बैठी, और उसके बाद हमारी जो फर्स्ट पार्लियामेंट की मीटिंग हुई, फर्स्ट पार्लियामेंट की मीटिंग हुई वो कब होती है, तो याद रखना 13 मई 1952 पहली बार हमारी पार्लियामेंट बैठती है, ठीक है। अब मैंने कहा कि जो लोकसभा होती है ना, लोगों की सभा, उसमें उसको प्रेसाइड कौन करता है, उसको उसका सीटिंग जो हेड है वो कौन होता है, तो होता है स्पीकर, है ना। तो लोकसभा इज हेडेड बाय स्पीकर, ठीक है। समझना बहुत ध्यान से, स्टार्टिंग से हो क्या रहा है, लोकसभा इज हेडेड बाय द स्पीकर एंड राज्यसभा इज हेडेड बाय द चेयरमैन, ठीक है, राज्यसभा का चेयरमैन होता है। लेकिन आप एक बात जानते हो कि आर्टिकल 65 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, कि जो आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो इसका चेयरमैन तो ये हो गया। बट लोकसभा में जो हेड करता है, जो हेड बनता है, वो होता है स्पीकर। दैट स्पीकर इज अपॉइंटेड बाय द लोकसभा मेंबर्स, लोकसभा के मेंबर उसे अपॉइंट करते हैं, और रूलिंग पार्टी का मेंबर होता है, यानी कि आज की टाइम बीजेपी का मेंबर होगा। तो आपने पढ़ा होगा हु इज द करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा, ओम बिरला, ठीक है। अब समझना, जैसे एक स्पीकर होता है ना, वैसे ही उस स्पीकर के साथ में एक होता है डिप्टी स्पीकर। कौन होता है, डिप्टी स्पीकर, ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर जिसको बोलते हैं। और ये इसलिए होना जरूरी है कि इन केस ऑफ द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर हु विल टेक जो आपकी वर्किंग्स होंगी उनको कौन देखेगा, कौन संभालेगा उस लोकसभा की कार्रवाई को, तो कौन होना चाहिए, डिप्टी स्पीकर होना चाहिए। सिमिलरली समझना, जैसे इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट। समझ में आ रही बात, जैसे हमने पहले पढ़ा है कि आज तक 2 बार ऐसा हो चुका है, जब 1969 में जाकिर हुसैन जी की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद हमने क्या किया था, वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बना दिया था। ऐसे ही सिमिलरली एक बार कब क्या होता है, जब हमारे यहाँ पर 1977 में फखरुद्दीन अली अहमद की डेथ हो जाती है, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, तो हम क्या करते हैं, बीडी जत्ती जो थे उनको वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बना देते हैं। बात समझ में आ रही है। तो अगर मान लो पोस्ट खाली हो गई है तो कोई तो होना चाहिए उस पोस्ट को संभालने के लिए, तो इसलिए कहा गया कि हमारे पास कौन होना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट। हालांकि उसका कोई काम नहीं होता, आप जानते हो। सिमिलरली एक डिप्टी स्पीकर होना चाहिए, क्योंकि सब किसी के सारे काम पूरे साल भर कौन नहीं रह सकता, स्पीकर नहीं रह सकता। तो ये आर्टिकल ये कहने की कोशिश कर रहा है, समझो इस बात को, कि द पोस्ट ऑफ द डिप्टी स्पीकर इज नॉट सिंबॉलिक और ऑप्शनल, कि उसकी जो पोस्ट है वो सिंबॉलिक या ऑप्शनल नहीं है, वो होनी चाहिए। और ये कहां पर लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो याद रखना, आर्टिकल नंबर 93 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, द हाउस ऑफ द पीपल शैल एज सून एज मे बी चूज 2 मेंबर्स ऑफ द हाउस टू बी रेस्पेक्टिवली स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। लेकिन आप देखो,
अनफॉर्चुनेटली जो लास्ट हमारी लोकसभा चली थी 2019 से 2024, उसमें डिप्टी स्पीकर था ही नहीं, किसी को अपॉइंट ही नहीं किया। और अब जो हमारी लोकसभा चल रही है, ठीक है, जो लास्ट 2024 में इलेक्शन हुए थे, उसमें भी अभी तक हमने किसी को भी क्या नहीं बनाया है, डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया है। तो इन्होंने ये बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा कि उसकी पोस्ट ऑप्शनल नहीं है, होना चाहिए, बट उसमें ये लिखा है एज सून एज पॉसिबल। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम 10 साल में भी नहीं बनाओगे, बात समझ में आ रही है? तो उसको होना चाहिए। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अगर इलेक्शन होता है और मान लो बीच में डेथ हो जाती है, कुछ भी कारण से इम्पीचमेंट हो जाता है मान लो, हालांकि आज तक हुआ नहीं है, तो उस सिनेरियो में क्या लिखा हुआ है, तो आर्टिकल 61 आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में, आर्टिकल 61 नहीं 62 क्या कहता है कि कम से कम विद इन 6 मंथ री इलेक्शन हो जाना चाहिए, ये कंपलसरी है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के सिनेरियो में ऐसा नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट के सिनेरियो में लिखा है एज सून एज पॉसिबल, लेकिन वहां पर तो तुमने एज सून एज पॉसिबल बना लिया, लेकिन डिप्टी स्पीकर में भी यही लिखा है आर्टिकल 93 में, तो तुमने नहीं बनाया। तो इसी बात को लेकर ये बातें उठाई जा रही है। बात समझ गए? अब आपको थोड़ी बातें समझ में आने लगी होंगी। आर्टिकल 94 स्टेट्स दैट द डिप्टी स्पीकर रिमेन्स इन ऑफिस अंटिल दे रिजाइन आर रिमूव्ड और सीज टू बी ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तब तक वो बने रहेंगे, यानी कि उनका कोई क्या नहीं होता, फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता है, जब तक नहीं हटाया जाएगा वो चलते रहेंगे। ठीक है, तो बात आती है कि सबसे पहले जो हमारे डिप्टी स्पीकर थे वो बने कौन थे, तो समझना 1921 में, ठीक है, जब ब्रिटिशर्स की यहाँ पर असेंबलीज बनी थी, तो उसके अंदर 1921 में फर्स्ट किसको बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा। और ये वही सच्चिदानंद सिन्हा याद करने की कोशिश करो जब हमारे यहाँ पर 9 दिसंबर 1946 को क्या हुई थी, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसकी फर्स्ट मीटिंग, है ना, आपने पढ़ा होगा। उसकी 3 मीटिंग हुई थी, एक 9 दिसंबर को, एक 11 दिसंबर को और एक 13 दिसंबर 1946 को। तो पहली 9 दिसंबर वाली में ये नहीं समझ में आ रहा था किसको प्रेसिडेंट बनाए, तो हमने जो सबसे ओल्ड था, सबसे बूढ़े थे, उनको बना दिया था। बाद में हमने परमानेंट किसको बना लिया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चल के हमारे भारत के प्रेसिडेंट भी बने। तो याद रखना जो पहले थे वो कौन थे, इसमें जो नॉन परमानेंट थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और वही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या बने थे 1921 में डिप्टी स्पीकर। ठीक है, उसके बाद अगर पूछे आजादी के बाद, तो मैंने कहा था ना अभी कि हमारे यहाँ जनरल इलेक्शंस कब खत्म होते हैं, तो लगभग कब खत्म होते हैं, फरवरी 1952, और उसके बाद हमारी पार्लियामेंट कब बैठती है, तो 13 मई 1952 को हमारी पार्लियामेंट बैठती है पहली। और उसके समय जो पहले स्पीकर बनाए गए थे, याद रखना फर्स्ट स्पीकर वो कौन थे, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। और जीवी मावलंकर को ही हम क्या कहते हैं, याद रखना फादर ऑफ लोकसभा का फादर कहते हैं। और इन्हीं जीवी मावलंकर के साथ डिप्टी स्पीकर किसको बनाया गया था, M.A. अयंगर। लेकिन जब M.A. अयंगर बने होते हैं और आगे चल के जब आपके जीवी मावलंकर की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद इन्हीं को क्या बना दिया जाता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो सिमिलरली स्पीकर की एब्सेंस में वर्किंग्स चलती रही लोकसभा की, तो कौन होना चाहिए, डिप्टी स्पीकर होना चाहिए। लेकिन पिछले 5-6 सालों से 7-8 सालों से ये नहीं है, तो इसके ऊपर एक आर्टिकल आया है। समझ में आ गई बात? तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, 2019 से 24 तक ये वैकेंट पड़ा है। एज ऑफ दिस राइटिंग द 18th लोकसभा फॉर्म्ड आफ्टर द 2024 जनरल इलेक्शन हैज आल्सो येट टू इलेक्ट ए डिप्टी स्पीकर, अभी तक नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या डिप्टी स्पीकर की पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो यस, उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। और जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, वो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। जिसके बारे में नहीं लिखा वो हो सकता है स्टैट्यूटरी बॉडी हो। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट। नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, द यूएनएससी स्टेटमेंट ऑन पहलगाम अटैक्स अपीयर्स वाटर्ड डाउन। देखो अभी पहलगांव के अंदर जो आतंकी हमला हुआ था वो अभी तक चल रहा है ना। आपने सुना होगा एक ग्रुप था द रेजिडेंस फ्रंट, जो जम्मू एंड कश्मीर बेस्ड है, लेकिन उसको हेल्प कहां से मिलती है, तो उसको हेल्प मिलती है लश्कर तैयबा से, जो पाकिस्तान के द्वारा पाकिस्तान बैक्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह सकता हूं मैं। ठीक है, तो जब ये हुआ तो मुद्दा पूरी दुनिया में फैला, सबने उसकी बुराई की, ऐसा नहीं होना चाहिए था, कनाडा ने नहीं की, बाद की बात है। उसी के साथ में हमारे यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा ग्रुप है यूनाइटेड नेशन, जो बना था 1945 में, इस बात के लिए कि तीसरा वर्ल्ड वॉर ना हो, है ना, पीस मेंटेन रहे दुनिया में। अब उस यूनाइटेड नेशंस के कुछ मेजर पार्ट होते हैं ना, हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा होगा।
सबसे बड़ा उसका पार्ट जैसे कि जनरल असेंबली, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, तो उसका एक पार्ट है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। और इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो टोटल मेंबर्स होते हैं, समझना पूरी कहानी क्या हुआ है, टोटल मेंबर्स जो है वो होते हैं 15 इसमें। और जो इसका टेन्योर कितना होता है, 2 साल के लिए बनती है, ठीक है, हर 2 साल के लिए। अब इसमें जो 15 आदमी होते हैं, 15 मेंबर, 5 होते हैं परमानेंट और 10 होते हैं नॉन परमानेंट, ठीक है, नॉन परमानेंट। और जो 5 परमानेंट होते हैं उनके वो कौन कौन है, तो यूएसए है, यूके है, रशिया है, ठीक है, फ्रांस है और चाइना है, ये इसके परमानेंट मेंबर है। और इन्हीं को कहा जाता है कि इनके पास क्या है, वीटो पावर है। क्या है, वीटो पावर। तो ये वीटो पावर वाले देश हैं, पांचों के पांचों, एंड दीज आर द परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का काम है दुनिया में सिक्योरिटी को संभालना, पीस मेंटेन रखना, ठीक है। और उसमें 10 हर साल, हर 2 साल के लिए 10 नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट होते हैं। और अभी उसमें कौन इलेक्ट होके बैठा है, पाकिस्तान, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी जो पहलगाम हमला हुआ, उस पहलगाम हमले में किसका हाथ, पाकिस्तान का हाथ। अभी तो हमने इंडस वाटर ट्रीटी को फ्रीज कर दिया, पानी रोकने की कोशिश कर रहे हैं ना, लड़ाइयाँ चलने की बातें हो रही हैं, हालांकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जब ये सब हुआ तो यूनाइटेड नेशन ने उस मैटर को इतना हल्के में लिया कि जैसे उसके ऊपर पानी फेर दिया हो ना, हम कहते हैं ना कि सपनों पे पानी फिर गया, सिमिलरली उस मुद्दे पर उन्होंने बिल्कुल ऊपर से हल्के से निकल गए वो। और इस बात का हमारे लिए कंसर्न होना बहुत जरूरी है। क्यों है ऐसा समझना, उसकी नॉन परमानेंट काउंसिल में पाकिस्तान बैठा है, उसकी परमानेंट काउंसिल में चाइना है, और चाइना हमेशा किसका सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान का। दूसरी बात, यूएसए भी हमेशा किसका सपोर्ट करता रहा है, पाकिस्तान, चाहे वो कुछ भी कह दे, है ना, लेकिन हर रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए, है ना, अपने हथियार सप्लाई करने के लिए कुछ उसने ऐसे एजेंट बना रखे हैं जो दूसरे शांति प्रिय देश, भारत जैसे शांति प्रिय देश, उन देशों के साथ छेड़खानी करते रहते हैं, और वो देश आपस में क्या करते हैं, बचने के लिए हथियार खरीदते रहते हैं। बात समझ में आ रही है। अब मान लो हमारे पड़ोस में ऐसे देश ना हो, चाइना, पाकिस्तान, तो हमें क्यों 64,000 करोड़ रुपीस वहां पर लेने की जरूरत पड़ी, समझ में आ रही है। तो जब भी कभी कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कुछ देश ऐसे हैं जो सेलिब्रेट भी करते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि उनके वेपन्स बिकते हैं। अभी मैं पढ़ाऊंगा आगे सीप्री रिपोर्ट, कौन सबसे ज्यादा हथियार खरीदा, तो किसको सबसे ज्यादा अपनी जान प्यारी है वही हथियार खरीदेगा। और हथियार कौन खरीदेगा, जान प्यारी है, बेचेगा कौन, जो उसका लुत्फ उठा रहा है। बात समझ में आ रही है। जैसे यूक्रेन बेचारा परेशान है, तो सबसे ज्यादा 2020 से 24 में हथियार किसने खरीदे, यूक्रेन ने, समझ में आ रही है। सिमिलरली यहाँ पर भी यही सिनेरियो है। तो हमारा सपोर्ट नहीं किया गया, पाकिस्तान के अपोज नहीं किया गया, मतलब दोनों न्यूट्रल रहे। वरना तो यहां पर ये मुद्दा उठना चाहिए था कि पहलगाम में अगर पाकिस्तान का हाथ है तो पाकिस्तान को बैन कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, साफ साफ बहुत सिंपल निकल गए। समझ में आ रही बात। तो ये क्या था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। इंडियाज अर्बन फ्यूचर इज एट ए क्रॉस रोड। देखो, पहले एक जमाना हुआ करता था, शहर नहीं होते थे, गांव होते थे। इसलिए आपने पुरानी कहानियों में पढ़ा होगा, हिंदी की जो किताबें चलती थी, इंग्लिश में पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना, मुंशी प्रेमचंद की कहानियां जो भी, कि एक समय एक गांव था। कभी ऐसा नहीं लिखा मिलेगा कि एक समय एक शहर था, क्योंकि लगभग सब गांव हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आया, जैसे जैसे वेस्टर्न कल्चर आया, जैसे जैसे तुम आगे बढ़े, अर्बनाइजेशन होना शुरू हो गया। और अर्बनाइजेशन होना शुरू हो गया, इतना ज्यादा हो गया कि हर आदमी कहाँ भाग रहा है, शहर की तरफ। लेकिन शहर जो है बेसिकली क्या बनता जा रहा है, गोला बनता जा रहा है, जिसके अंदर सबसे बड़े चैलेंजेस है इलेक्ट्रिसिटी, सबसे बड़े चैलेंजेस है हीट डोम बन चुका है वो, है ना, पोल्यूशन, सबसे बड़े चैलेंजेस है उसके सामने पानी की समस्या, वाटर प्रॉब्लम्स, है ना, सैनिटेशन, हाइजीन, ये सबसे बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम्स बनती जा रही है शहरों के लिए। बात समझ में आ रही है। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही डिस्कस किया हुआ है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, अर्बनाइजेशन हो रहा है, लेकिन अर्बन जो सिटीज हैं उनकी कंडीशंस खराब होती जा रही है, बस उसी के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो आप खुद से भी एक बार इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, आपके लिए रीडिंग पर्पज से अच्छा टॉपिक है। जैसे such stark ground realities underscore the pressing challenges our cities face in pursuing sustainable development goal 11। जो आपका sustainable development goal का जो 11 नंबर की लिस्ट है, जो क्या कहती है, to create a inclusive, safe,
एंड सस्टेनेबल अर्बन एनवायरनमेंट। कहां से करोगे? हर तरह के लोग शहर में आ रहे हैं, तो कहीं पर आपने देखा होगा रेप केसेस बढ़ रहे हैं, कहीं पर चोरियां हो रही हैं, कहीं पर चेन स्नैचिंग हो रही है, तो ये सेफ्टी का भी एक कंसर्न है ना, क्योंकि शहर बढ़ रहे हैं, तो कैसे उनको ओवरऑल संभाला जाए, बस उसी के ऊपर बातें की गई है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, नीति आयोग के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें जो अर्बन इंडेक्स है वो 56 सिटीज को रैंक करता है, और कितने इंडिकेटर्स पे? 77 इंडिकेटर्स पे। बट इट्स SDG 11 कंपोनेंट इज लिमिटेड टू 4। स्वच्छ सर्वेक्षण कितना है वहां पे? रोड डेथ कितनी हो रही है? PMAYU हाउसिंग जो होता है ना, अर्बन हाउसिंग दिए गए थे, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें कितने क्या उसमें जो होम्स हैं वो अलॉट किए गए हैं, वो सब उसमें देखे जाते हैं, समझ गए। लेकिन हाँ, फिर वही मुद्दा निकल के आता है, किसकी बात? शहरों में रहने वाले लोगों की सेफ्टी की बात। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। इंडियंस फियर फेक न्यूज बट आर लेस कंसर्न्ड अबाउट द प्रेस फ्रीडम। समझना एक बहुत अच्छा टॉपिक है। हमारे यहाँ पर एक फंडामेंटल राइट है हमारा आर्टिकल 19, और आर्टिकल 19 का फर्स्ट क्या कहता है? फर्स्ट का ये कि राइट टू स्पीच एंड फ्रीडम, राइट टू स्पीच एंड फ्रीडम, कि मेरे को इस बात की फ्रीडम है कि मैं कुछ भी बोल सकता हूं, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकता हूं, और मैं अपने विचारों को, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, एक्सप्रेशन है ये, ठीक है, मैं कुछ भी बोल सकता हूं और अपने इरादे एक्सप्रेस कर सकता हूं। लेकिन क्या मैं, समझना, क्या मैं सोशल मीडिया का यूज करके, क्या मैं देश की सिक्योरिटी के अगेंस्ट बोल सकता हूं? नहीं। क्या मैं देश की सोवरेनिटी के अगेंस्ट बोल सकता हूं? नहीं। क्या मैं हमारे देश के जितने भी पैरामीटर्स हैं जो हमारे देश को एक अच्छा, ये मैं कह सकता हूं कि देश, ओवरऑल देश के अगेंस्ट, कंट्री के अगेंस्ट क्या मैं बोल सकता हूं? क्या नहीं बोल सकता। लेकिन मुझे बोलने की आजादी है, बट विद सम लिमिटेशंस। समझ में आ रही है? लेकिन क्या मैं झूठ बोल सकता हूं? क्या मैं फेक न्यूज फैला सकता हूं? क्या इस पैमाने पर भी मुझे आंका जाएगा? तो याद रखना, फेक न्यूज ज्यादा चलती है भारत में, जो फर्जी न्यूज होते हैं वो ज्यादा फैलाई जाती है, चाहे वो सरकार के लिए हो, चाहे बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स के लिए हो, किसी के लिए भी हो। इसीलिए हमारे यहाँ पर एक इंडेक्स आता है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जो कौन लेकर आते हैं? तो याद रखना, आपने पढ़ा होगा कि जो आपका एक ग्रुप बना हुआ है ना, बॉर्डर्स है ना, ऑर्गेनाइजेशन विदाउट बॉर्डर्स है ना, ऐसे एक ग्रुप बना हुआ है, वो इसको पब्लिश करता है हर साल। तो लास्ट ईयर की जो हमारी रिपोर्ट थी है ना, लास्ट ईयर की जो हमारी रिपोर्ट थी उसमें इंडिया की रैंक होती है 159, उससे पहले थे 161, तो 2 रैंक अच्छी हुई थी। लेकिन अब 159 आउट ऑफ 180, ये बात मैटर करती है, क्योंकि 2003 से पहले या 2003 के आसपास हमारी जो रैंक है वो कितनी हुआ करती थी? विद इन 100 हुआ करती थी, 100 के अंदर हुआ करती थी। लेकिन अब हम कहां जा चुके हैं? 159। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? फेक न्यूज। अब बताओ, क्या सरकार फेक न्यूज को कर्ब नहीं कर सकती? क्या कंट्रोल नहीं कर सकती? क्या? तो बिल्कुल फेक न्यूज को कंट्रोल किया जा सकता है। और फेक न्यूज को कंट्रोल करने के लिए आपने पढ़ा होगा, फेक न्यूज को कंट्रोल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, शायद आपको याद होगा, फैक्ट, हमारे यहां पर है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है, जो 1919 में बना होता है, ठीक है, ब्रिटिशर्स के टाइम पे। ये जो PIB है, ये सरकार की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसको लोगों के सामने पब्लिश करती है। इस PIB के अंडर में एक यूनिट बनाई गई जिसका नाम था फैक्ट चेक यूनिट, FCU। और फैक्ट चेक यूनिट का काम था कि अगर कोई न्यूज़ फेक है तो उसकी फैक्ट को चेक करना और उसको फिर लोगों के सामने रखना। लेकिन आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा व्हाट्सअप हो गया, ठीक है, फेसबुक हो गया। मैं आजकल व्हाट्सअप, फेसबुक चलाता हूँ, इंस्टाग्राम चलाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कोई कुछ भी लिख रहा है, किसी के बारे में कोई कुछ भी कह रहा है कि इसने ये कह दिया कि मैं ऐसा कर दूंगा, इसने ये कह दिया कि पाकिस्तान है। कुछ तो ऐसे लोग हैं कि अपोजिशन के लीडर्स की फोटो लगा के ये तक लिख देते हैं कि पाकिस्तान ने अटैक किया, मैं इसका समर्थन करता हूं, और नीचे जो अनपढ़ लोग हैं, गवार लोग हैं, वो गालियां दे रहे हैं उस नेता को। बात समझ में आ रही है? तो इतनी ज्यादा फेक न्यूज फैलाई जाती है जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन इसका इंपैक्ट हमारी सिक्योरिटी पर, हमारी सॉवरेनिटी पर पड़ता है। तो इसको कैसे कर्ब किया जाए? तो हमने बनाई फैक्ट चेक यूनिट, बट इसका भी केस कोर्ट में चल रहा है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फैक्ट चेक यूनिट जो थी वो सिर्फ किसके फैक्ट को चेक करेगी? जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो।
और अगर मान लो गवर्नमेंट के बारे में वो सही कह रहा है लेकिन गवर्नमेंट का नुकसान हो सकता है, तो गवर्नमेंट इस फैक्ट चेक यूनिट से उसको फेक बता देगी, तो वो सच भी होगी तो लोग कहेंगे झूठ है, क्योंकि फैक्ट चेक यूनिट ने बताई है। क्यों? क्योंकि ये बात उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए अच्छी नहीं थी जो रूल कर रही है। लेकिन हाँ, अगर अपोजिशन कुछ कहता है और अपोजिशन सच भी कहता है कि ये गलत बात है, ऐसा है, और अगर फैक्ट चेक यूनिट जो कि उस गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है वो ये कह दे कि नहीं ये तो झूठ है, तो लोग क्या मानेंगे? ये झूठ है। तो उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है बेसिकली अभी, है ना, तो उसका केस भी अभी पेंडिंग है। समझ गए? थोड़ा सा ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट। In India, the share of the people who believe that that media freedom exists is higher than the share of the people who believe it is important. ठीक है, चलते नेक्स्ट। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन है इसका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, है ना। चलते नेक्स्ट। Supreme Court notice to government on plea to regulate sexually explicit content on the OTT platforms। देखो OTT प्लेटफॉर्म क्या होते हैं? ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स। इनके ऊपर क्या होता है, आप लोग डायरेक्ट वीडियो एक्सेस कर सकते हो, चाहे मूवीज हो, चाहे शोज हो, चाहे कुछ भी। आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, अमेजोन है ना, प्राइम आपने सुना होगा, MX प्लेयर है ना, नेटफ्लिक्स, ये सब इसके प्लेयर है ना, ALT बालाजी, ये सब उसमें आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न क्या है जो सुप्रीम कोर्ट को भी लग रहा है कि यार होना चाहिए, आपने पढ़ा था हमारे अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो संजीव खन्ना। नेक्स्ट कौन बनेंगे मई के अंदर? तो आपको पता होना चाहिए BR गवई। तो BR गवई ने ही ये कहा है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे सेड ए पेटिशन टू चेक ऑब्सेंस, इंडिसेंट एंड ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट ऑन OTT platforms raises an important and serious issue as mobile phones have reached the hands of even children below the age of 10। यानी कि 10 साल से कम उम्र के बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन आ चुका है और उस मोबाइल में वो बच्चा ऑब्सेंस, इंडिसेंट एंड ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट देखता है। और आपने देखा होगा बच्चों को माँ बाप क्या करते हैं, पहले क्या होता था, ज्वाइंट फैमिली होती थी। देखना जब से बड़ा इफेक्ट ये तभी हुआ जब न्यूक्लियर फैमिली बन चुकी है तुम्हारी, है ना, या यूनिक, तुम अलग अलग रहने चले लगे हो, इंडिपेंडेंट। माँ बाप रहते हैं, बच्चा रहता है। अब माँ बाप अपना काम कर रहे हैं तो बच्चे को क्या दे रहे हैं? मोबाइल दे रहे हैं, तो मोबाइल में खेल ले, हम अपना काम कर लेते हैं। और बच्चा उसमें क्या देख रहा है? बच्चा अगर यूट्यूब भी चला रहा है तो इतना उसमें कंटेंट अश्लील आने लगा है आजकल कि बच्चा नहीं देख सकता। इवन पेरेंट्स के साथ बैठकर हम लोग नहीं देख सकते उस चीज को। तो ये चीज ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। देखो एक एज होती है, उस एज के बाद सब चीजें अलाउ होती हैं, लेकिन 10 साल के बच्चे को, 10 साल से कम उम्र का बच्चा अगर मोबाइल में ये सब देख रहा है ना, जैसे आजकल मीडिया के नाम पर, है ना, एंटरटेनमेंट के नाम पर बहुत सारे शो चलते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, है ना, पता चले बाद में, ठीक है। तो वो शो क्या कर रहे हैं? सॉफ्ट पोर्न बेच रहे हैं मार्केट में, है ना, कि एक्चुअल पोर्नोग्राफी पे जाने की बजाय आप ये शो ही देख लो, तो आप क्या देख रहे हो? सॉफ्ट पोर्न देख रहे हो। तो बच्चा है, उसका माइंड खराब हो रहा होगा, उसको आगे चल के हो सकता है कि डिप्रेशन का शिकार होना पड़े। और इसमें एक सबसे बड़ा इशू ये इसमें डिस्कस किया गया है इसमें, इस न्यूज के अंदर, कि आजकल जो सॉफ्ट फोन चल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन आजकल जो फैमिली रिलेशंस के ऊपर जो सॉफ्ट फोन दिखाया जा रहा है वो बच्चों के ऊपर क्या इंपैक्ट डालेगा। आपने बहुत सारे शोज में देखा होगा, बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, है ना, कि जो फैमिली के अंदर भी एक दूसरे के साथ जो सेक्सुअल रिलेशनशिप दिखाए जाने लगे आजकल, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है। और इसमें बहुत सारे बच्चे जो अभी बच्चे हैं ना, 9, 10, 11, 12 साल के बच्चे हैं, हो सकता है वो उसका शिकार हो चुके हो। तो उनकी मेंटेलिटी कैसे बनेगी? वो जब 18 साल के होंगे, देश का आगे भला करने लायक बनेंगे, तो माइंड से कैसे होंगे? बात समझ में आ रही है? तो इसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनको लिए गाइडलाइंस जारी की है कि भाई अपने अपने प्लेटफॉर्म से ये कंटेंट हटा लो। आप कितना ही ध्यान रखोगे, अब सुप्रीम कोर्ट एक एक वीडियो थोड़ी ना देखेगा बैठ के कि कौन सी मूवी में क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, कुछ लोग अपना पर्सनल बेनिफिट बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, पैसा छापने के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप लोग मुझे बताना कि इससे बचने के लिए क्या क्या रेगुलेशंस लाई जा सकती हैं, क्या क्या रूल्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन इसमें कमेंट करके बताता है कि सर ऐसे बच्चों का फ्यूचर और देश का फ्यूचर बचाया जा सकता है। ये एक बहुत ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। अगर घर में भी ये बात छेड़ दो तो भी कोई बात नहीं करेगा, लेकिन ये सबसे बड़ा कंसर्न आज के दिन, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट। Unfortunately, parents give phones to even small children to keep them occupied। ये मेरा नहीं, ये जो भी मैंने अभी बोला ये आपके होने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई का कहना है, ठीक है, जो सेकंड दलित या आपके सेकंड दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है IT रूल्स 2020 prescribes obligations for online publishers including content classification and self regulation and code of ethics। एथिक्स नाम की तो कोई चीज है ही नहीं है ना, अगर होती तो ये सब नहीं होता। इवन यूट्यूब के ऊपर भी आप अगर आपका मन कर रहा है कि आज चलो मैं हनुमान चालीसा पढ़ लेता हूं, और आपने जैसे यूट्यूब पे कोई वीडियो चलाई तो उसमें ऐड ऐसी आ जाएगी, ठीक है, जो सीधा तुम्हें इस तरफ ले जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए बेसिकली, ठीक है, यही ये कहना चाह रहे हैं। Information Technology Act 2000 governs the transmission of the digital content and prescribes penalties for the prohibited content. Guidelines from the Ministry of Information and Broadcasting enforce standards for the acceptable content on the OTT platforms. Next है, in 2024 India's military expenditure was 9 times that of Pakistan. देखो पाकिस्तान हमसे लड़ने को तैयार है ना, जैसा कि सुनने में आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान को ये बात पता होनी चाहिए, वो जितने हथियार खरीदता है ना उससे 9 टाइम्स 9 गुना ज्यादा पैसा हमने खर्च किया है हथियार खरीदने पर, ठीक है। तो ये सीप्री की रिपोर्ट है। क्या है सीप्री, चलो पढ़ते हैं। सीप्री का मतलब है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। Stockholm International Peace Research Institute. This CIPRI was established, founded in 1966 and headquartered at, कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर, तो याद रखना स्टॉकहोम। और जो स्टॉकहोम है बेसिकली कहाँ पे है, स्वीडन, ठीक है। तो स्वीडन के स्टॉकहोम में इसका हेडक्वार्टर है। ये एक रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसमें ये बताता है कौन सा देश पीसफुल है, पीस की बात करता है। कैसे पता चलेगा कोई पीसफुल है कि नहीं है? मान लो कोई तुम्हारे सामने खड़ा है शांति से, तो आप कहोगे चलो शांत आदमी है। मान लो वो AK-47 लटका के घूम रहा है पीछे, तो क्या कहोगे, शांत आदमी नहीं है, कभी भी गोली चला सकता है। तो ये कैसे मेजर करता है कि कौन पीसफुल है कौन नहीं है? तो कौन कितने हथियार खरीद रहा है, कौन बेच रहा है। तो ये हथियारों के, वेपन्स के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की क्राइटेरिया बनाता है, एक लिस्ट बनाता है। और उसकी लिस्ट में ध्यान रखना, उसके लिस्ट में सबसे बड़ा, द चार्ट शोज द टॉप मिलिट्री स्पेंडर, सबसे ज्यादा पैसा किसने खर्च किया मिलिट्री के ऊपर। तो पहले नंबर पे यूएस है, दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे रशिया है, और इंडिया का नंबर आता है 5वें नंबर पे, और पाकिस्तान का नंबर आता है 35वें नंबर पे। तो ये भी ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू सीप्री मिलिट्री स्पेंडर्स में भारत कौन से नंबर पे है 2024 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? तो याद रखना भारत 5th नंबर पे है, और पहले नंबर पे कौन है? यूएस, चाइना, रशिया, जर्मनी एंड देन इंडिया। और ये फैक्चुअल डाटा आपको याद करने पड़ेंगे। और इसमें क्या क्या डाटा बता रखा है, चाइना का कितना है, रशिया का कितना है, तो चलो हम वो भी पढ़ लेते हैं क्योंकि एग्जाम में चीजें आ जाती हैं। तो द कंट्रीज मिलिट्री एक्सपेंडिचर द 5th लार्जेस्ट ग्लोबली ग्रू बाय 1.6%। इस बार हमने कितना खर्च किया? 86.1 बिलियन डॉलर हमने खर्च किया, जबकि पाकिस्तान ने कितना खर्च किया? तो 10.2 बिलियन डॉलर खर्च किया, ठीक है। हम अभी भी कह रहे हैं पाकिस्तान से कि मत हिम्मत करो लड़ने की, वरना इस बार बर्बाद हो जाओगे ना। तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। आप बताना क्या पाकिस्तान, आपका क्वेश्चन यही है आज का। देखते हैं कौन कौन अच्छे से एनालिसिस करता है इस पे ना, काफी दिन से पढ़ रहे हो। क्या पाकिस्तान को भारत से लड़ाई करनी चाहिए या भारत को उसे छोटा बच्चा समझ के छोड़ देना चाहिए? 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं आपको, बताना मुझे तुम्हारी क्या राय है इसके ऊपर, ठीक है। चलते नेक्स्ट। The top 5 military spenders, the United States, China, Russia, Germany and India accounted for 60% of the global total with combined spending of $1635 billion. China's military expenditure increased by 7% to an estimated $314 billion. चाइना हमसे कहीं आगे, ध्यान रखना। अगर इसको कंपेयर करोगे तो मैं यहां से यह भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं, क्या इंडिया को चाइना से लड़ाई करनी चाहिए? क्या चाइना को इंडिया को छोटा भाई समझ के छोड़ देना चाहिए? समझ में आ रही है? तो इसका कंपैरिजन नहीं है, इसका कंपैरिजन नहीं है। इसीलिए तो आपने सुना होगा, एक बार हमारे यहाँ के एक मिनिस्टर ने कहा था, बताना मुझे कौन से मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि चाइना इज मच बिगर इकोनॉमी देन इंडिया, हम उनसे लड़ाई करने का रिस्क नहीं ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है? क्यों? जब हमारे यहाँ पर डोकलाम और वो न्यूज आती हैं, जब वो हमारी जमीन कब्जा लेते हैं उस केस में, लेकिन जब पाकिस्तान के साथ बात होती है तो हम लड़ाई करने को तैयार है। क्यों? बिकॉज वी आर मच 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 ग्रेटर देन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमी, बट चाइना इज मच 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 मोर ग्रेटर देन अस। समझ में आ रही बात? बस यही कहानी है पूरी। China accounted for 50% of the all military spending in Asia and Oceania, ठीक है। वही सब डाटा जो इसमें लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट आता है
मुर्मू प्रेजेंट्स द पद्म अवार्ड्स टू 71 पर्सनालिटीज। देखो कौन है द्रौपदी मुर्मू जी, कौन है द्रौपदी मुर्मू जी, तो वो हमारी क्या है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उन्होंने क्या किया, इस बार कुछ अवार्ड्स दिए हैं, क्या कहते हैं उनको, पद्म श्री अवार्ड्स, ठीक है, या पद्म विभूषण या पद्म भूषण। तो सिंपल याद रखना, इनिशियली नोन एज द पद्म विभूषण एंड देन कैटेगराइज्ड एज पहला वर्ग, दूसरा वर्ग एंड तीसरा वर्ग। तो पहले इसका नाम हुआ करता था पद्म विभूषण और उसमें 3 कैटेगरी थी, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग। उनको बाद में नाम बदल के क्या कर दिया गया 1955 में। तो याद रखना, एक का नाम है पद्म विभूषण, एक का नाम है पद्म भूषण, एक का नाम है पद्मश्री। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें, तो देखो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है ना इंडिया का, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया कौन सा है, तो वो है हमारा भारत रत्न। कौन सा है, भारत रत्न। और भारत रत्न लास्ट ईयर कितनों को दिए गए थे, 5 लोगों को। हमने पढ़ा था MS स्वामीनाथन जी को, है ना, PV नरसिम्हा राव को, इन सबको दिए गए थे, चौधरी चरण सिंह को दिया गया था, ठीक है। अब क्या हुआ, 5 लोग ऐसे थे। पहली बार किस किस को दिया गया था, ये तो पहली बार 3 लोगों को दिया गया था 1954 में। पहला कौन था, सी राजगोपालाचारी, ठीक है, सी राजगोपालाचारी जो गोपालाचारी फॉर्मूला लेकर गए थे, ठीक है। आपके CV रमन जिनको पहला क्या मिला था, आपका नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में, ठीक है, उसके लिए रमन थ्योरी के लिए। और किसको मिला था उसके साथ साथ, तो याद रखना आपके जो पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो क्या थे तुम्हारे वाइस प्रेसिडेंट, और जो आगे चल के किस नाम से जाने गए, उनके नाम पर क्या बनाया जाता है 5 सितंबर को टीचर्स डे। तो उन 3 लोगों को दिया गया पहला भारत रत्न, इस बार 5 लोगों को दिया। तो सबसे हाईएस्ट भारत रत्न। देन 3 कैटेगरी आती हैं, एक है पद्म विभूषण, एक है पद्म भूषण, एक है पद्मश्री। तो सबसे बड़ा ये है, फिर ये है, फिर पद्मश्री, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, पूछ लेता है। पद्म विभूषण दिया जाता है फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए, पद्म भूषण दिया जाता है हायर ऑर्डर में, और पद्मश्री दिया जाता है सर्विसेज में, ठीक है। तो ये भी सिंपल सा ध्यान रखना। इस बार कितने दिए गए हैं 71। तो याद रखना सारे के सारे 71 रटने नहीं है, आप रट भी नहीं पाओगे क्योंकि इतने नाम आप याद नहीं कर पाओगे। कुछ मेजर लोगों को मिले होंगे, वो जरूर हमें याद कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट। सिमिलीपाल becomes India's 107th नेशनल पार्क लार्जेस्ट इन ओडिशा। तो अभी तक आपने पढ़ा था, जैसे पिछले द हिंदू एनालिसिस में भी हमने पढ़ा था कि ये होता है नेशनल पार्क का कोर जोन, ये होता है नेशनल पार्क का बफर जोन, ये होता है नेशनल पार्क का ट्रांजिशन जोन, और इसी को क्या कहते हैं, इको सेंसिटिव जोन भी कहते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में कहा था भाई 10 किलोमीटर कर लो, फिर बाद में उसका केरला ने अपोज कर दिया, तो 2020 में कह दिया कितना कर लो, 1 किलोमीटर। तो उस दिन भी मैंने आपको समझाया था कि नेशनल पार्क्स क्या होते हैं। तो नेशनल पार्क वो होते हैं जहां पर हम किसी वाइल्ड एनिमल को और प्लांट्स को प्रिजर्व करते हैं, कंजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, जानवर से। कौन से जानवर से, ह्यूमन, है ना। बेसिकली उसी ने तो पूरी प्रकृति का खेल बिगाड़ रखा है ना, और वही उसको दोबारा ठीक करने में लगा हुआ है। तो हम ह्यूमन से उसकी पोचिंग या उसकी हंटिंग से बचाने के लिए हम उसमें रखते हैं। जैसे कूनो नेशनल पार्क में हमने क्या रखे थे, चीता रखे थे, क्योंकि चीता 1952 में एक्सटिंक्ट हो गए थे, तो हम वहां से लेकर आ गए, नामीबिया साउथ अफ्रीका से रख दिए। तो ऐसे किसी नेशनल पार्क में क्या होता है, जंगली जीव यानी वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स को प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। तो ये कितने थे भारत में, तो हमने पढ़ा था अभी तक 106, ठीक है। पहला कौन सा पढ़ते हैं हम उसमें, तो आपको अब तक याद हो जाना चाहिए, पहला और लास्ट जिम कॉर्बेट। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कब बना होता है, 1936 में, ठीक है। कहां पर है ये, उत्तराखंड में बना हुआ है, ठीक है। और जो लास्ट 106 था वो कौन सा था, रायमोना। कौन सा था, रायमोना। और रायमोना कहां पर बना हुआ है, असम में। लेकिन अब आप देखोगे इसमें एक और जुड़ गया 107, और 107 कौन सा हो गया, तो याद रखना है सिमलीपाल। और सिमलीपाल कहां पर है, उड़ीसा। तो याद रखना सिमलीपाल नेशनल पार्क क्या बन चुका है हमारा, 107th नेशनल पार्क बन चुका है, ठीक है। सिंपल सा वन लाइनर में ध्यान रखना, एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। तो अब कितने हो गए, 107। जैसे टाइगर रिजर्व कितने हो चुके हैं, 58 पढ़ा था ना, 58 कौन हुआ है, तो आपका माधव नेशनल पार्क जो है वो क्या बन चुका है, 58th टाइगर रिजर्व। सिमलीपाल क्या बन चुका है आपका, 107th नेशनल पार्क। वन लाइनर में याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट।
ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप आकर पूछ सकते हैं, एनी टाइम मिल सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं दोबारा से।